हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 7 अक्टूबर और है फ्राइडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर गाइस आपको इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, एफजेड क्लासेस हिंदू पीडीएफ। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और वहाँ से आप डेली बेसिस पर इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट पेज पर ही दिया गया है। इसमें बताया है कि वर्ल्ड बैंक ने अभी इंडिया की जो ग्रोथ है फाइनेंशियल ईयर 23 में यानी कि 23 में उसको प्रोजेक्शन लगाया और कहा है कि जो इंडिया की ग्रोथ होगी वो 6.5% से ज़्यादा होगी। इंडियन इकोनॉमी एक्सपेंशन इज एक्सपेक्टेड टू स्पीड अप टू 7%, यानी कि इस साल जो देखने को मिली है उससे 7% ज़्यादा देखने को मिलेगी अगले साल। ये वर्ल्ड बैंक ने सब कुछ निचोड़ विचोड़ के सब कुछ हटा के एक्सपेंसेस जब बताइए इंडिया की ग्रोथ वो 6.5% से ज़्यादा देखने को मिल सकती है। उसका प्रोजेक्शन लगाया। द वर्ल्ड बैंक हैज़ ट्रिम्ड इट्स एस्टिमेट्स फॉर इंडियाज ग्रोथ इन द करंट फिजिकल ईयर FY 2223 टू 6.5%, 1% पॉइंट लोअर देन इट्स प्रीवियस प्रोजेक्शन। यानी कि अभी क्या करा है, जो प्रोजेक्शन दी है उससे 1% क्या हुआ है, कम देखने को मिली है पिछले साल से। इन जून एंड कंपेयर्ड विद द लास्ट फिजिकल ईयर्स में कितनी दी थी, जो प्रोजेक्शन दी थी वर्ल्ड बैंक ने वो 8.7% दी थी। तो अब हमने क्या पढ़ लिया, इश्यूज के बारे में तो पढ़ लिया कि वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्शन लगाया 6.5%। अब देख लेते हैं ये एजेंसी क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है। चलिए अब थोड़ा सा वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। द वर्ल्ड बैंक इज ए इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो प्रोवाइड्स कराता है लोन्स और ग्रांट्स देता है ऐसी गवर्नमेंट्स को जो लो मिडल इनकम कंट्रीज हैं फॉर द पर्पज ऑफ परसुइंग कैपिटल प्रोजेक्ट, यानी कि वो अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को क्या कर सकें, पर्पस के लिए ला सकें। वर्ल्ड बैंक एक कलेक्टिव नेम है फॉर द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, यानी कि वर्ल्ड बैंक इन दोनों को मर्जर करके बनाया गया है, एक कलेक्टिव नेम है। किसको लेकर, IBRD को लेकर और IDA को लेकर। 2 of 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बाय द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा इन दो ऑर्गेनाइजेशंस को 5 में से गवर्न किया जाता है। It was established along with the International Monetary Fund at the 1944 ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में ये बनाया गया था 1944 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ। आफ्टर ए स्लो स्टार्ट के बाद इस फर्स्ट लोन वाज टू फ्रांस इन 1947 में इसने सबसे पहला लोन फ्रांस को दिया था। इन द 1970s में इसका फोकस था कि ये डेवलपिंग कंट्रीज को क्या करे, लोन दे, शिफ्टिंग करे अवे फ्रॉम दैट द मिशन इन द 1980s को। ये फिर क्या करा, इसने ये मिशन शिफ्ट कर दिया 1970s से। For the last 30 years, it has included NGOs and environmental groups in its loan portfolios। यानी कि अपने पोर्टफोलियोज में इसने NGOs और environmental groups को क्या किया है, इंक्लूड्स किया है कि वो उसको क्या करेगा, लोन देगा। Its loan strategy is influenced by the Millennium Development Goals as well as environmental and social safeguards। इसकी जो लोन की स्ट्रेटेजी है उसको सबने ही इन्फ्लुएंस किया है, उससे सभी प्रभावित हुए हैं, जैसे कि मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स एज वेल एज environmental and social safeguards। As of 2022, the World Bank is run by the President and 25 Executive Directors। 2022 में वर्ल्ड बैंक किसके द्वारा चलाया गया है, वो प्रेसिडेंट के द्वारा और 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के द्वारा, एज वेल एज 29 वेरियस वाइस प्रेसिडेंट्स में अंदर देखने को मिल जाएंगे। IBRD और IDA में 189 एंड 174 मेंबर कंट्रीज हैं रिस्पेक्टिवली। US, जापान, चाइना, जर्मनी एंड UK मोस्ट वोटिंग पावर है इनके पास वर्ल्ड बैंक के अंदर और IBRD और IDA के अंदर। बैंक का एम है कि वो प्रोवाइड कराए लोन ऐसी कंट्रीज को जिनके अंदर पॉवर्टी बढ़ी हुई है, उनकी पॉवर्टी को घटाने के लिए। बैंक इज एंगेज इन सेवरल ग्लोबल पार्टनरशिप और इनिशिएटिव्स में क्या है, बैंक एंगेज्ड है। एंड टेक्स इन रोल इन वर्किंग टूवर्ड्स एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज को लेकर भी क्या कर रहा है, काम कर रहा है कि क्लाइमेट चेंज किस तरीके से कम हो सके। वर्ल्ड बैंक ऑपरेट्स ए नंबर ऑफ ट्रेनिंग विंग्स एंड इट वर्क्स विद इन क्लीन एयर इनिशिएटिव। वर्ल्ड बैंक का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, एक इनिशिएटिव है क्लीन एयर इनिशिएटिव्स एंड द ह्यूमन डेवलपमेंट बिजनेस। इट वर्क्स विद इन ओपन डाटा इनिशिएटिव्स एंड होस्ट एन ओपन नॉलेज रिस्पॉन्स repository. The World Bank has been criticized as promoting inflation and harming economic development। वर्ल्ड बैंक को कुछ निंदा भी मिल चुकी है कि वो इन्फ्लेशन को ज़्यादा कर रहा है, प्रमोट कर रहा है और वो नुकसान पहुंचा रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। कोजिंग प्रोटेस्ट इन 1988 में और 2000 में इसको प्रोटेस्ट मिली थी। There has been also a criticisms of the bank's governance in response to the COVID-19 pandemic। यानी कि जो बैंक्स की गवर्नेंस है उसको हमेशा निंदा मिलती रहती है, क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है और कोविड 19 में पेंडेमिक में इसका रिस्पॉन्स बहुत ही
अच्छा नहीं था, तो इस वजह से इसको ज़्यादा क्रिटिसिज्म देखने को मिला था। अब इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं। इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुआ था दिसंबर 1944 में। ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इसकी स्टेटस की बात करें तो ट्रीटी के द्वारा बनाया गया है। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी यूएस में देखने को मिल जाएगा। मेंबरशिप इसके आईबीआरडी और आईडीए के अंदर 189 कंट्रीज, 174 कंट्रीज। की पीपल्स कौन है इसके? डेविड मल्पस, अंशुला कंत और करमेन रेनेट। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप। अब हमने वर्ल्ड बैंक के बारे में सब कुछ डिटेल में जान लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो इसी पेज पर दिया गया है। अभी नोबेल प्राइजेस को दिया जा रहा है, तो लिटरेचर्स के फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया है एनी अर्नोल्स को, जो एक फ्रांस के ऑथर हैं। एनी अर्नोल्स नोन फॉर हर डिस्पिरेटली सिंपल नॉवेल्स। उन्होंने क्या लिखी हैं? सिंपल्स नॉवल लिखी हैं। ड्राइंग ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ क्लास एंड जेंडर। किसके ऊपर? उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्लास और जेंडर को लेकर, इस वजह से उन्होंने क्या करी है? सिंपल नॉवल लिखी है और इसलिए उनको क्या दिया जा रहा है? नोबेल लिटरेचर प्राइज दिया जा रहा है। वॉज ऑन थर्सडे अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज। उनको क्या हुआ? थर्सडे में मिल गया। अब हमें क्या देना है इसके बारे में? ये हमने जान लिया कि एनी अर्नोल्स को लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिल चुका है। तो हमें पढ़ना है नोबेल की हिस्ट्री। तो नोबेल प्राइजेस की बात करें तो ये 5 सेपरेट प्राइजेस होते हैं, जिसके अंदर अल्फ्रेड नोबल्स ने इनको 1895 में डिस्कवर किया था, एस्टेब्लिश किया था अल्फ्रेड नोबल्स ने। ये आप नोबेल प्राइज के ऊपर जो पिक्चर देख पा रहे हैं ये अल्फ्रेड नोबल्स की है। आर अवॉर्डेड टू दोज हु हैव ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर हैव कन्फर्म टू द ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू ह्यूमन काइंड। इसके अंदर बताया गया है ये उसको दिया जाएगा जिसने पिछले साल अच्छा काम किया होगा ह्यूमन काइंड के लिए, यानी कि ह्यूमन के लिए अच्छा काम किया होगा, कुछ नया यूनिक काम किया होगा, उसको क्या दिया जाएगा? नोबेल दिया जाएगा। अल्फ्रेड नोबल एक स्वीडिश केमिस्ट थे, इंजीनियर थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, मोस्ट फेमसली नोन फॉर इन्वेंशन ऑफ डायनामाइट। उन्होंने इन्वेंट किया था। उनकी मृत्यु हो गई थी 1896 में। इन हिज विल ही bequeathed all his remaining reasonable assets to be used to establish 5 prizes। उनकी ये वसीयत थी, उनकी विल थी कि वो सारा का सारा जो उनका एसेट है वो किस में लगे कि वो एस्टेब्लिश किए उनके बाद 5 प्राइजेस को एस्टेब्लिश किया जाए, विच बिकम नोन एज, जिनको बोला गया बाद में नोबेल प्राइजेस। नोबेल प्राइजेस सबसे पहले अवार्ड किया गया था 1901 में, 1901 में। नोबेल प्राइज अवार्डेड होता है इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, फिजियोलॉजी में, मेडिसिन में, लिटरेचर में। पीस नोबेल कैरेक्टरिस्टिक पीस प्राइज भी मिलता है ऐसे पर्सन्स को जो मोस्ट बेस्ट देता है, अपना एडवांस फेलोशिप अमंग नेशन, नेशन के लिए अपना बेस्ट देता है, उसको क्या मिलता है? पीस प्राइज भी मिलता है। अबॉलिशन ऑफ एंड रिडक्शन ऑफ स्टैंडिंग आर्मीज एंड द एस्टेब्लिशमेंट एंड प्रमोशन ऑफ एन पीस कांग्रेस इन 1968 में स्वर्गीस रिकेस बैंक, स्वीडिश सेंट्रल बैंक, फंडेड किया था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस। यानी कि साइंस के अंदर भी क्या हो? इकोनॉमिक प्राइज के साइंस के अंदर भी ये प्राइज मिल जाए, तो उसने स्वर्जिक्स रिक्स बैंक ने, जो स्वीडन का सेंट्रल बैंक था, उसने प्रमोट किया था इसको इन द मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबल की मेमोरी में। टू ऑल्सो टू द एडमिनिस्टर्ड बाय द नोबल फाउंडेशन, इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है नोबल फाउंडेशन के द्वारा। नोबल प्राइजेज आर वाइडली रिगार्डेड एज द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड्स अवेलेबल इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड। नोबल प्राइजेज जो है बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड्स हैं इनके फील्ड में, जिस फील्ड में इनको दिया जाता है। प्राइज सेरेमनीज टेक्स प्लेस एनुअली, यानी कि हर साल इनको प्राइज को दिया जाता है। ईच रिसिपेंट नोन एज ल्यूरीड्स, ईच रिसिपेंट जिनको ये प्राइज मिलता है उनको बोला जाता है ल्यूरीड्स। रिसीव्स ए गोल्ड मेडल, ए डिप्लोमा, एक गोल्ड मेडल मिलता है, एक डिप्लोमा मिलता है और कुछ मॉनेटरी अवार्ड्स मिलते हैं। इन 2021 में नोबेल प्राइज मॉनेटरी अवार्ड था ऐसी के, यानी कि ये इतनी मनी इसको दिया गया था जिनको भी दिया गया था। ए प्राइज में बी not be shared among more than 3 individuals, although the Nobel Prize can be awarded to organization of more than 3 people. Although Nobel Prize are not awarded posthumously, if a person is awarded a prize and dies before receiving it, the prize is presented. नोबेल प्राइज बिगिनिंग 1901 में इसको बिगिनिंग किया गया था, एंड द नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज में वो 1969 में बिगिन हुआ था। हैव बीन अवार्डेड 603 टाइम्स टू 962 पीपल्स को और 25 ऑर्गेनाइजेशंस को। 5 इंडिविजुअल्स एंड 2 ऑर्गेनाइजेशंस को ने रिसीव किया था सबसे पहले नोबेल प्राइजेस को। अब इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में जाने तो अवॉर्डेड हुए हैं ये किसके लिए नोबेल प्राइज दिया जाता है? इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजीज, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक और पीस। कंट्री स्वीडन में इसको सारे के सारे प्राइजेस दिए गए हैं, लेकिन वहाँ पर अभी भी पीस प्राइज नहीं मिला है किसी को भी। नॉर्वे को सिर्फ पहला पीस प्राइज मिला है।
प्रेजेंटेड बाय रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा इसको प्रेजेंट किया जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक साइंस में। नोबल असेंबली एट एन करोलिंस्का इंस्टीट्यूट इसको प्रेजेंट करता है फिजियोलॉजी और मेडिसिन में। स्वीडिश अकेडमी इसको प्रेजेंट करती है लिटरेचर में, और नॉर्वेजियन नोबल कमेटी इसको पीस में अवॉर्डेड करती है। रिवॉर्ड क्या क्या मिलता है, एक गोल्ड मेडल मिलता है, एक डिप्लोमा मिलता है, और मॉनेटरी अवार्ड मिलता है 10 मिलियन सेक का। फर्स्ट अवॉर्ड कब हुआ था, 1901 में। लास्ट अवॉर्ड 2022 जो अभी दिए गए हैं। नंबर ऑफ ल्यूरेंट्स में देखने को मिलते हैं जिनको प्राइजेस मिलता है वो 609 प्राइजेस टू 975 ल्यूरेंट्स, यानी कि 975 लोगों को अभी तक ये 2021 तक मिल चुका है नोबेल प्राइज। अब हमने नोबेल प्राइज के बारे में पूरी हिस्ट्री जान ली। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो 7th पेज पर दिया गया है। इसमें बताया गया है कि किस तरीके जो पेमेंट है, जो आशा वर्कर्स की पेमेंट्स हैं वो अभी पेंडिंग देखने को मिला है, यानी कि उनकी पेमेंट्स को पूरी तरीके से दिया नहीं गया। आशाज लूजिंग होप ऑफ एन हैप्पी दिवाली, यानी कि अभी दिवाली भी आ रही है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग भी क्या हुआ है, अभी उनको पूरी पेमेंट नहीं मिली है आशा वर्कर्स को। अभी आशा वर्कर के बारे में जानेंगे, पहले थोड़ा सा इशू के बारे में जान लेते हैं। तो सुनीता ए 42 विडो हैं एंड मदर ऑफ 2, यानी कि उनके 2 बच्चे हैं। हैज़ बीन एन एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, यानी कि आशा वो वर्कर हैं। फॉर क्लोज टू एंड डिसाइड द ब्रांड विनर्स ऑफ हर फैमिलीज, यानी कि वो अपनी फैमिली को चलाती हैं। सुनीता हैज़ बीन फोर्स टू कट डाउन ऑन मिल्क एंड फ्रूट्स फॉर हर चिल्ड्रंस, द रीजन शी हैज़ नॉट रिसीव हर मंथली पेमेंट इंसेंटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर 3 मंथ्स, यानी कि 3 महीने से उन्हें भी क्या हुआ, एक भी पैसा नहीं मिला है। आशा वर्कर हैं वो। तो हमने इशू तो जान लिया, अब देख लेते हैं आशा वर्कर कौन होती हैं। तो आशा वर्कर की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एक कम्युनिटी हेल्थ वर्कर है जो एम्प्लॉय की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। एक पार्ट है इंडियाज नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की, इंडियाज नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की। मिशन को बिगिन किया गया था 2005 में। फुल इम्प्लीमेंटेशन इसका टारगेट किया गया था 2012 में। आइडिया जो था इसके पीछे, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट के पीछे, वो था कि किस तरीके से हम कम्युनिटी को कनेक्ट कर सकें और हेल्थ केयर सिस्टम को प्रोवाइड कर सकें अच्छे से अच्छा। टारगेट वॉज टू हैव एन आशा इन एवरी विलेज, यानी कि ये टारगेट था कि आशा वर्कर सब के सब विलेज में देखने को मिले। इन जुलाई 2013 में नंबर ऑफ आशास को रिपोर्ट किया गया था कि 8,70,089 क्या हैं ये आशा वर्कर देखने को मिल जाएंगी। इन 2018 में दिस नंबर बिकम 9,39,978 देखने को मिली हैं। और आइडियल नंबर ऑफ आशास इन्वेस्टेशन 1,12,22265 ये देखने को मिली है, यानी कि इनमें प्रोग्रेस देखने को मिला है, इनमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है आशा वर्कर में। अब हमने आशा वर्कर के बारे में जान लिया, अब देख लेते हैं इसका शॉर्ट में। तो कंट्री इंडिया में इम्प्लीमेंट हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती हैं, और उसको लॉन्च किया गया था 2005 में। स्टेटस अभी क्या है, एक्टिव है, यानी कि आशा वर्कर आपको विलेजेस में देखने को मिल जाएंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एडिटोरियल पेज पर दिया गया है। वो हमने अभी क्या हुआ ये इसमें बताया गया है कि प्राइजेस किस किस को दिया गया है। अब सब कुछ अभी इंडिया के भी 3 नाम इसमें दिए गए हैं कि मोहम्मद जुबैर को, जो ऑल्ट न्यूज़ के क्या हैं संस्थापक हैं, उन्हें अभी प्राइज़ के ऊपर उनकी बात चली है कि उन्हें भी पीस प्राइज़ मिल सकता है। तो इस आर्टिकल में हमने इस आर्टिकल को ऊपर ही डिस्कस कर लिया था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये जो आर्टिकल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 11th पेज पर दिया गया है। इसमें हम पढ़ेंगे कि रशिया और इंडिया के रिलेशन कैसे हैं इस टाइम पे, पोस्ट वार के बाद और वार से भी पहले इंडिया और रशिया के रिलेशन कहते हैं। तो इंडिया रशिया के रिलेशंस की बात करें तो बायलैटरल रिलेशन देखने को मिल जाएंगे बिटवीन दी रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी कि हमारा इंडिया क्या रिपब्लिक है, और रशियन फेडरेशन के अंदर। कोल्ड वार की बात करें, ड्यूरिंग द कोल्ड वार और इंडियन एंड सोवियत यूनियन की, उस टाइम पे क्या हुआ था 1991 में सोवियत यूनियन टूटा था। उससे पहले क्या था, सोवियत यूनियन था और उसका लीडर रशिया था। स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक मिलिट्री इकोनॉमिक डिप्लोमेटिक रिलेशन, यानी कि उस टाइम पे हर फील्ड में क्या थे, इंडिया और रशिया के जो रिलेशन थे वो बहुत अच्छे थे। स्ट्रेटजी में, मिलिट्री में, इकोनॉमिक में, डिप्लोमेटिक रिलेशन बहुत अच्छे थे। लेकिन जब सोवियत यूनियन का डिसोल्यूशन हुआ, सोवियत यूनियन टूटा, रशिया इनहेरिटेड इट्स क्लोज रिलेशन विद द इंडिया, यानी कि रशिया के क्लोज रिलेशन थे उस टाइम पे भी, लेकिन थोड़े कम थे कोल्ड वार से पहले से। विच रिजल्टिंग इन बोथ नेशन शेयर स्पेशल रिलेशनशिप, इनके अंदर पास देखने को मिली थी। रशिया और इंडिया बॉट टर्म हिज रिलेशनशिप स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। रशिया और इंडिया ने अपनी रिलेशनशिप को एक नाम भी दिया था, स्पेशल प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ट्रांजिशनली बात करें तो इंडियो इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की
तो 5 मेजर कंपोनेंट्स इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे, जिनकी वजह से इनकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी है। पॉलिटिक्स के बिहाफ पे, डिफेंस के, सिविल, न्यूक्लियर एनर्जी, एंटी टेररिज्म, कोऑपरेशन और स्पेस में। These 5 major components were highlighted in a speech given by the former Indian Foreign Secretary Ranjan Mathai ने क्या दी थी, अभी रशिया में एक स्पीच दी थी, उसके अंदर इन सब पॉइंट्स को हाईलाइट किया था। However, in recent years, its sixth economic component has grown in importance, with both countries setting up a target of reaching $30 billion bilateral trade by 2025। यानी कि अभी इनके बीच में एक ट्रेड का क्या हुई है, पार्टनरशिप भी हुई है, जिसके बिहाफ पे क्या होगा कि इंडिया और रशिया के ट्रेड में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 2025 तक इनका ट्रेड $30 बिलियन तक पहुंच सकता है। फ्रॉम अवर टू $9.4 बिलियन इन द ईयर्स 2017 में $9.4 बिलियन इनका ट्रेड था। इन ऑर्डर टू मीट दिस गोल्स बोथ कंट्रीज आर लुकिंग टू डेवलप ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इन दोनों कंट्रीज के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी देखने को मिल जाएगा। बायलेटरल ट्रेड बिटवीन बोथ कंट्रीज 2012 ग्रो बाय और 24% बायलैटरल ट्रेड इनके बीच में देखने को मिला है। अब ये जो पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। द IRIGC इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंट कमीशन एक मेन बॉडी है जो कंडक्ट करती है अफेयर एट द गवर्नमेंटल लेवल बिटवीन बोथ कंट्रीज। कौन सी है कमीशन? IRIGC इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन एक मेन बॉडी है जो दोनों कंट्रीज के बीच के अफेयर्स को देखती है। बहुत कंट्रीज मेंबर देखने को मिल जाएंगे इंटरनेशनल बॉडीज के। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि दोनों कंट्रीज किस किस के मेंबर है, रशिया और इंडिया, यूएन के, ब्रिक्स के, G20 के और एससीओ के। यूएन, ब्रिक्स, G20, एससीओ। रशिया ने स्टार्ट किया था सपोर्ट्स करना इंडिया को एट द रिसीविंग परमानेंट सीट मिल जाए इंडिया को किसमें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। इन एडिशन रशिया ने एक्सप्रेस किया था अपना इंटरनेशनल ज्वाइन के वो इंटरेस्ट ज्वाइन करेगी किस चीज़ को, सार्क को, विद ऑब्जर्वर स्टेटस एज ए ऑब्जर्वर स्टेटस, इन विच इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर देखने को मिल जाएगा किस किस का, सार्क का। अब अगर थोड़ा सा शॉर्ट में देखें तो अम्बेसी ऑफ इंडिया आपको मॉस्को में देखने को मिल जाएगा और अम्बेसी ऑफ रशिया न्यू दिल्ली में। एनओआई एम्बेसडर पवन कपूर और एम्बेसडर डेनिस एलिपोव, ये रशिया के एनओआई इंडिया में देखने को मिल जाएंगे। अब हमने इंडिया और रशिया के रिलेशन डिस्कस कर लिए हैं डिटेल में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो टेस्ट एंड कंटेस्ट में दिया गया है। इसमें बताया गया है कि किस तरीके से गिग इकोनॉमी बढ़ने को देखने को मिली है, यानी कि गिग वर्कर्स के बीच में प्रोग्रेस देखने को मिली है, उनके बीच में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। किस तरीके से इंडिया की जीडीपी को, किस तरीके से इंडिया की इकोनॉमी को इसने गिग इकोनॉमिक ने बढ़ाया है। तो हमें समझना है कि गिग इकोनॉमी क्या होती है। तो गिग इकोनॉमी की बात करें तो ये गिग वर्कर्स के द्वारा बनाई जाती है। एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स। जैसे आप कोई फूड डिलीवरी होता है, अमेजोन पे होते हैं, फ्लिपकार्ट पे होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं उन्हें गिग वर्कर्स बोलते हैं। यानी कि प्लेटफॉर्म होते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं जो ऑनलाइन उन्हें ऑर्डर मिलता है वो उसको एड्रेस तक पहुंचा देते हैं, तो उसको ही बोलते हैं गिग वर्कर्स। कॉन्ट्रैक्ट फर्म वर्कर्स, ऑन कॉल वर्कर्स, यानी कि इन्हें हम कॉल वर्कर्स भी बोल सकते हैं, एंड टेम्परेरी वर्कर्स भी ये बोल सकते हैं हम इन्हें। गिग वर्कर्स एंटर इनटू एन फॉर्मल एग्रीमेंट्स विद ऑन डिमांड कंपनीज टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द कंपनीज क्लाइंट्स। वही बात है कि जब भी इन्हें डिमांड मिलती है तो वो कंपनी इन्हें कॉल करती है और फिर कंपनीज के क्लाइंट पर ये क्या करते हैं, वो सामान पहुंचा देते हैं जो उस क्लाइंट को चाहिए। मैनी कंट्रीज में लीगल क्लासिफिकेशन देखने को मिल जाएगा वो गिग वर्कर्स का, वो डिबेट पे हमेशा रहता है। विद कंपनीज क्लासिफाइंग देयर वर्कर्स एज इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर while organized labor advocates have been lobbying for them to classify as employers, which would legally require companies to provide the full suite of employees benefit like time and a half for our time, paid sick time, employer provide health care। यानी कि इनको लेकर इशू देखने को मिल जाएगा क्योंकि कंपनी इनको आवर टाइम्स का पेड नहीं करती सिक्स टाइम का, यानी कि जब ये बीमार हो जाते हैं इनको हेल्थ प्रोवाइड नहीं कराती, हेल्थ केयर के लिए ऊपर भी इनको इशू देखने को मिल जाएगा। बार्गेनिंग राइट्स भी इनके पास नहीं है और अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस भी इनके पास नहीं है, यानी कि ये टेम्पररी वर्कर हैं, कभी भी इनको हटाया जा सकता है। अमंग अदर्स इन 2020 में वोटर्स इन कैलिफोर्निया अप्रूव 2020 कैलिफोर्नियन प्रोपोजिशन 222 which created a third worker classification whereby gig workers drivers are classified as contractor but get some benefits। यानी कि एक मीट हुई थी कैलिफोर्निया में, उसके अंदर बताया कि गिग वर्कर को कुछ बेनिफिट मिलने चाहिए, सच एज मिनिमम वेजेस का इन्हें मिलना चाहिए, यानी कि इतनी वेज तो इन्हें मिलेगी मिलीज रीइंबर्समेंट एंड अदर्स। अब हमने गिग वर्क के बारे में सब कुछ जान लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
हाँ, इस आर्टिकल में हमें पढ़ना है यूके और इंडिया के रिलेशन, और हमें सबसे इम्पोर्टेंट देखना है कि एफटीए, यूके और एफटीए के बारे में हमें देखना है कि इमिग्रेशन देखने को मिला है। इमिग्रेशन मतलब क्या होता है? दो वर्ड हैं, एक तो एमिग्रेशन और एक इमिग्रेशन। इमिग्रेशन होता है जब कोई कंट्री से, दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आता है, तो उससे क्या होती है, पॉपुलेशन बढ़ती है। लेकिन एमिग्रेशन, ई एम आई और सारी स्पेलिंग ये GRATION, इमिग्रेशन जो होता है जब हमारी कंट्री से कोई बाहर जाता है तो हमारी पॉपुलेशन घटती है, तो उसको बोलते हैं एमिग्रेशन। यानी कि यूके में इंडिया के बहुत ज़्यादा इमिग्रेटिंग वर्कर देखने को मिल जाएंगे। और यूके होम सिक्योरिटी ने लिंक किया है एफटीए को कंसर्न ओवर इमिग्रेशन, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। अब हमें जानना है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की और ट्रीटी की बात करें तो एक एग्रीमेंट है इंटरनेशनल लॉ को लेकर फ्री ट्रेड एरिया में बिटवीन द कोऑपरेटिंग स्टेट, जो इसमें कोऑपरेट कर रहे हैं स्टेट्स। टू टाइप्स ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट देखने को मिलेंगे, एक तो बायलेटर, एक मल्टीलेटर। बायलेटर ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें, दोनों कंट्रीज के बीच में होता है, जिसके अंदर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हट जाती हैं दोनों कंट्रीज के बीच की, जनरली एक्सपेंड, जिससे वो अपना बिजनेस अपॉर्चुनिटी को एक्सपेंड कर सकते हैं। और मल्टीलेटर ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात करें, एग्रीमेंट होता है तीन या उससे ज़्यादा कंट्रीज के बीच में, एंड आर द मोस्ट डिफ़िकल्ट टू नेगोशिएट एंड एग्री, यानी कि बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट होता है नेगोशिएट करने के लिए, एग्री करने के लिए। जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होता है वो दो कंट्रीज़ के बीच में होता है, और जो मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट होता है वो तीन या तीन से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में होता है। एफटीए एक फॉर्म है ट्रेड पैक्ट्स का, जिसके अंदर सारे के सारे टैरिफ, सारी की सारी ड्यूटीज हट जाती हैं इम्पोर्ट्स पे, एक्सपोर्ट्स पे, उन कंट्रीज़ के बीच में, जिसके बीच में क्या हो जाता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देखने को मिल जाता है। तो उनके बीच के ट्रेड बैरियर्स हट जाते हैं और उनके इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ जाता है। उसको क्या बोलते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं। सच एग्रीमेंट, यूजुअली इन एग्रीमेंट को कहा जाता है सेंटर ऑन चैप्टर प्रोवाइडिंग फॉर प्रोविंशियल टैरिफिक्स ट्रीटमेंट, बट दे आल्सो ऑफन इंक्लूड क्लोजेस ऑन trade facilities and rule making in areas such as investment, intellectual properties, government procurements, technical standards, sanitaries and phytosanitaries issues। तो हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में सब कुछ डिटेल में जान लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो गाइस आज यही आर्टिकल थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।